नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट रशिया के Su-57E स्टेल्थ फाइटर जेट प्रपोजल की तरफ से है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि रशिया की तरफ से अभी बहुत ही एग्रेसिवली भारत के साथ Su-57E 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर का लोकल प्रोडक्शन को पुश किया जा रहा है। और खास बात यह कि इस बार ये प्रपोजल सीधा HAL की नासिक फैसिलिटी के लिए दिया जा रहा है। रशिया की तरफ से कहीं ना कहीं ये सिग्नल दिया गया कि अगर भारत इस एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए राजी हो जाता है तो Su-57E का पूरा टूलिंग, प्रोडक्शन लाइन, फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और यहाँ तक कि सोर्स कोड एक्सेस भी भारत को दिया जा सकता है। इस वजह से ये ऑफर किसी भी फाइटर जेट के केस में बहुत ही रेयर माना जाता है, क्योंकि रशिया की तरफ से अभी Su-57E की एयरफ्रेम मॉडिफिकेशन के लिए भी भारत को परमिशन देने का वादा किया गया, जिसमें भारत इंडियन ओरिजिन मिशन कंप्यूटर रडार का इस्तेमाल कर सकता है और अपने हिसाब से इसकी ट्विन सीटर वेरिएंट को भी बना सकता है। लेकिन अभी इस डील में एक और प्रॉब्लम सामने आने वाली है। असली प्रॉब्लम यहाँ पर नंबर की होने वाली है। अब हालांकि रशिया की तरफ से ऑफिशियली इस बात पर कुछ भी बोला नहीं गया है, लेकिन क्लोज डोर डिस्कशन में बात सुनने को मिला है कि मॉस्को की तरफ से अभी कम से कम 140 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कि कुल मिलाकर 6 से 7 स्क्वाड्रन के आसपास होने वाली है। और इस नंबर से ही रशिया को लगता है कि इंडिया में Su-57 की लोकल असेंबली फाइनेंशियली जस्टिफाई किया जा सकता है। उनका कहना है कि अगर इतने एयरक्राफ्ट को ऑर्डर किया जाता है तभी प्रोडक्शन लाइन सेटअप करना, ट्रेनिंग और सप्लाई चेन लोकलाइजेशन करना पॉसिबल होने वाला है या फाइनेंशियली पॉसिबल होने वाला है। सोर्सेस की तरफ से ये सुनने को मिल रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से Su-57 को दरअसल एक स्टॉप गैप सोल्यूशन के रूप में देखा जा रहा है, जो कि स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को टेम्परली फिल अप करने का काम करने वाला और हमारी इमीडिएट 5th जनरेशन फाइटर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला है। यानी कि इसको बड़ी मात्रा में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से खरीदने का प्लान नहीं किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल का कहना है कि इंडियन एयरफोर्स अभी मैक्सिमम 40 से 60 के आसपास एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने की प्लानिंग कर रही है। लेकिन ऐसा करने से Su-57 को भारत में लोकली मैन्युफैक्चर करना थोड़ा कॉस्टली पड़ने वाला है। और कहीं ना कहीं रशिया की तरफ से जो प्रपोजल दिया जा रहा है वो सही होने वाला है, क्योंकि इतनी कम जेट की ऑर्डर के साथ कोई भी देश किसी दूसरे देश को अपनी कंप्लीट एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करने वाला और फुल ऑटोनॉमी नहीं देने वाला है। और ऊपर से ऐसा करने से जितना इन्वेस्ट हम लोग करेंगे इसकी प्रोडक्शन लाइन को सेटअप करने में, इनका यूनिट कॉस्ट काफी हद तक ज्यादा पड़ने वाला है, जो कि ओरिजिनल Su-57E के मुकाबले हमको लगभग 2 गुना के आसपास ज्यादा पड़ने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट DRDO के एनहांस्ड 122 mm स्टैंडर्ड की रॉकेट लॉन्चर को लेकर है। ये बात थोड़ी सी सरप्राइजिंग लग सकता है कि DRDO का इंडिजिनसली डेवलप किया गया एनहांस्ड 122 mm की रॉकेट, जो कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया था, अभी तक इंडियन आर्मी की तरफ से ऑर्डर का इंतजार कर रहा है। और ये वही रॉकेट है जिसका टेस्ट फायरिंग 2021 में बहुत ही सक्सेसफुली किया गया था। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की तरफ से इसे माइलस्टोन इन सेल्फ रिलायंस बोला गया था। इस रॉकेट को ARD हाई एनर्जी मेटल रिसर्च लैबोरेटरी और नागपुर बेस्ड इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड की तरफ से मिलकर डेवलप किया गया, जो कि 40 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक स्ट्राइक कर सकता है, जो कि रशियन ओरिजिन ग्रेड रॉकेट से करीब 20 से 25% बेहतर होने वाली है। सबसे खास बात यह कि रॉकेट एग्जिस्टिंग BM-21 ग्रेड सिस्टम में बिना किसी मॉडिफिकेशन के इस्तेमाल किया जा सकता है। DRDO के सोर्सेज के हिसाब से इंडियन आर्मी अभी भी पुराने रशियन ओरिजिन 122 mm स्टैंडर्ड की ग्रेड रॉकेट को प्रायोरिटी दे रही है। रिसेंटली आर्मी की तरफ से एक RFI को भी इशू किया गया, जिसमें स्पेशली वेंडर्स को इन्वाइट किया गया है, जो कि BM-21 ग्रेड रॉकेट लॉन्चर के एमुनेशन को लोकली मैन्युफैक्चर करने वाले, जो कि कहीं ना कहीं ये बात इंडिकेट करता है कि आर्मी की प्रोक्योरमेंट प्लान के अंदर DRDO का न्यू एनहांस्ड रॉकेट अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया है। मार्च 2025 में आर्मी की तरफ से RFI इशू किया गया था, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि इंडियन आर्मी को अब एक हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन वॉरेट वाली सेल की जरूरत है, जो कि रशियन डिजाइन के साथ फुली कॉम्पेटेबल होना चाहिए। इनका सेल्फ लाइफ लगभग 10 साल के आसपास होना चाहिए और ये हमारे राजस्थान या फिर लद्दाख जैसे टफ क्लाइमेट कंडीशन में भी रिलायबल होना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह कि DRDO की तरफ से डेवलप किया गया एनहांस्ड 122 mm स्टैंडर्ड का रॉकेट इन सभी पैरामीटर में बेहतर रेंज, लिथिलिटी, लॉजिस्टिक फुटप्रिंट और इंटेलिजेंस कंट्रोल दे सकता है, लेकिन फिर भी अभी इसको आर्मी की तरफ से साइडलाइन किया जा रहा है। अगला अपडेट SSS डिफेंस की नए M72 5.56 स्टैंडर्ड की लाइट मशीन गन को लेकर है। बेंगलोर बेस्ड SSS डिफेंस की तरफ से अभी एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया जा रहा है और ऑफिशियली अपना M72 LMG को लॉन्च कर दिया गया।
ये एक फुली इंडिजिनस लाइट मशीन गन होने वाली है जो कि स्क्वाड ऑटोमेटिक वेपन कैटेगरी में आने वाली है और इसे अर्बन वॉरफेयर से लेकर बॉर्डर पेट्रोल तक हर जगह में सस्टेन सप्रेसिव फायर को प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये वही कंपनी है जो कि भारत का पहला इंडिजिनस प्राइवेट सेक्टर स्मॉल आर्म डेवलपर और मैन्युफैक्चर के लिए जाना जाता है और इनकी मनोहर 72 या M72 कार्बाइन के 2000 यूनिट का ऑर्डर पहले से यूपी पुलिस की तरफ से दिया जा चुका है। और अभी हम जिस LMG के बारे में बात कर रहे हैं ये वही M72 प्लेटफॉर्म का एक एडवांस इवोल्यूशन होने वाला है। कॉस्ट वाइज भी ये इंपोर्टेड नेगेटिव या अल्टीमैक जैसे LMG से काफी सस्ता पड़ने वाला और कंपनी का कहना है कि रिलायबल होने के साथ साथ इंडियन आर्मी के लिए मॉड्यूल अल्टरनेटिव बन सकता है क्योंकि इसका बेस प्राइस 1.5 लाख से नीचे होने वाला है। M72 LMG का बेस AR-15 प्लेटफॉर्म से इंस्पायर होकर डिजाइन किया गया लेकिन इसको एक प्रॉपर LMG रोल के लिए कम्प्लीटली री इंजीनियर किया गया। इसमें एक शॉर्ट स्ट्रोक गैस पिस्टन का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि डस्टी, ड्राई और हाई एल्टीट्यूड टेरेन में भी सुपीरियर रिलायबिलिटी दे सकता है। ये 5.56 नेटो ग्रेड के एमुनेशन का इस्तेमाल करने वाला है और सबसे इंप्रेसिव चीज ये है कि इस गन का वेट ड्रम मैगजीन के साथ 3.5 kg और बाइपोड नॉर्मल मैगजीन के साथ 2.75 kg होने वाला है। मतलब लिटरली इसे एक हाथ से पकड़कर भी फायर किया जा सकता है लेकिन इसका फायर पावर बिल्कुल एक फुल फ्लेज सपोर्ट वेपन जैसा ही होने वाला है। इसकी नॉर्मल मैगजीन में 30 राउंड मौजूद होने वाले जबकि इसकी ड्रम मैगजीन में 100 राउंड मौजूद होने वाले। ये एक मिनट के अंदर 800 राउंड को फायर कर सकता है और इसकी मैगजीन्स को क्विकली चेंज करने के लिए डिजाइन किया गया जिससे रिलोडिंग टाइम भी काफी हद तक रिड्यूस होने वाला है। इसका ओवरऑल डिजाइन कम्प्लीटली मॉडर्न स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए किया गया जिस वजह से किसी भी मॉडर्न अटैचमेंट को इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली जिसमें बाइपोड से लेकर स्कोप और नाइट विजन सिस्टम तक शामिल हो सकते हैं। कंपनी के क्लेम के हिसाब से इस गन का मीन टाइम बिटवीन फेलियर 5000 राउंड से भी ज्यादा पाया गया जो कि किसी भी एग्जिस्टिंग LMG के मुकाबले बेहतर होने वाली और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज इसका लाइट वेट डिजाइन होने वाला है। अब देखने वाली बात यह कि इंडियन आर्मी की तरफ से इस LMG को अपनी सर्विस में शामिल करने का फैसला किया जाता है या फिर वही इजरायली ओरिजिन नेगेटिव गन्स को इंपोर्ट करने का फैसला किया जाता है। अगला अपडेट भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और फ्रांस की सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस की तरफ से जहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉइंट वेंचर कोऑपरेशन एग्रीमेंट को साइन किया गया जिसके अंदर अभी भारत में हैमर वेपन सिस्टम को लोकली मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है। हैमर मिसाइल के बारे में बात करें तो इससे हाई एजाइल मॉड्यूलर मुनिशन एक्सटेंडेड रेंज के नाम से जाना जाता है। ये एक फ्रेंच ओरिजिन कॉम्बैट प्रूवन प्रिसिशन गाइडेड एयर टू ग्राउंड वेपन है। भारत की तरफ से इसे पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किया गया था जहां इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसके पिन पॉइंट एक्यूरेसी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के कई हाई वैल्यू टारगेट को स्ट्राइक किया गया था। इस वेपन की खास बात यह कि इसका मॉड्यूलर डिजाइन इसे मल्टीपल एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करने की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जिस वजह से इसे किसी भी एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जा सकता है। इनिशियली इसको इंडियन एयरफोर्स के रफाल में इस्तेमाल करने के लिए एक्वायर किया गया था लेकिन अभी इनको मिराज 2000 और फ्यूचर में तेजस के साथ भी इंटीग्रेट करने की प्लानिंग किया जा रहा है। अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और सफरान के बीच इस सिस्टम को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो जॉइंट वेंचर बनाया गया इसका मेन फोकस भारत में हैमर मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस और इकोसिस्टम को क्रिएट करने का होने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक इस जॉइंट वेंचर में इंडिजिनेशन लेवल को धीरे धीरे इंक्रीज करके 60% के आसपास इंक्रीज किया जाने वाला है जिसमें सब असेंबलीज, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मैकेनिकल कंपोनेंट सभी को भारत में बनाया जाने वाला है और आगे चल के इन सिस्टम को भारत में बनाकर दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने का प्लान भी किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।